नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बहू से एक रोटी की भीख। दिन भर काम करने के बाद सावित्री जी को खाना नसीब नहीं हुआ। वह आराम से अपना खाना खा रही थी। पास ही दिनों दोनों बेटे भी अपनी थाली लिए बैठे हुए थे और बहू टीवी देख रही थी। रोटी खत्म होने के कारण थाली में थोड़ी सी सब्जी लिए इधर उधर देखने लगी कि कोई उनकी बात बिना कहे ही समझ ले और एक रोटी लाकर दे दे। पास में बैठा छोटा बेटा रौनक उनकी बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश था, क्योंकि घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बड़ी बहू के होते हुए खुद कोई खाना खा ले। थोड़ी देर बैठी रहने के बाद सावित्री जी ने ही हिम्मत जुटाकर कहा, पायल बहू, दो रोटी से पेट नहीं भरा, जरा एक रोटी और दे दो। इतना सुनते ही पायल कठोर आवाज में बोली, बस माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, दो रोटी आपके लिए कम नहीं है, जो खा लिया बस वही बहुत है। तो सावित्री जी पास बैठे अपने बेटे के विकास की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी कि शायद वो कुछ बोलेगा, मगर अजय तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कोई बात सुनी ही ना हो। यह देख सावित्री जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछ कर उसने उठने लगी, लेकिन तभी छोटे बेटे रौनक ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा दिन घर के काम करती है तब तो आपको उनकी तबीयत का जरा भी एहसास नहीं होता। आपको तो पता है कि अगर माँ भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें एक रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही पायल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ज़्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है उसका कोई तुम्हें एहसास नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। आए बड़े ज्ञान देने वाले, काम की न काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी की बातें सुनकर रौनक को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी वो खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो सावित्री जी की नम आंखों से उसने ही देख रही। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली से एक रोटी उठाकर सावित्री जी की थाली में और रखते हुए कहा, माँ, आप यह रोटी खा लो, आज मैं एक रोटी ही खाऊंगा। यह देखकर पायल और गुस्सा हो गई और सावित्री जी की थाली से वो एक रोटी उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो तुम भी भूखे, बड़े आए थे माँ के चमचे। ये देख रौनक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप, मैं तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आपके अंदर। अरे किसी की थाली में से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? रौनक का इतना बोलना हुआ कि उसने बड़े भाई विकास ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। भैया, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बन गए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरों से गुलाम हो गए हो, कितने, आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल नहीं रहता। रौनक का इतना कहना हुआ कि विकास ने उठकर रौनक के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोला, मैं बहुत सह ली तुम्हारी बदतमीजी। अब तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई होगा भी नहीं। जो चुपचाप बैठा अपनी माँ का अपमान होते देख रहा हो, उससे बुरा इंसान और कौन हो सकता है भैया। इतना सुनते ही विकास ने रौनक के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देख विजय खड़ा ही रह गया। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि
उसका भाई ऐसा भी कर सकता है। सावित्री जी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, आज बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने भाई को यूं घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। यह घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। तो विकास ने गुस्से से कहा, माँ, अगर आपको अपने बेटे की इतनी चिंता है तो आप भी इसके साथ चली जाओ। कहते हुए विकास ने अपनी माँ को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब सावित्री जी भी अपनी बेटी के साथ सड़क पर खड़ी थी। अब तो रौनक के लिए और मुश्किल हो गया था कि उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर वो अपनी माँ को कहाँ रखेगा, इस बात को लेकर बहुत घबरा रहा था। उसने सावित्री जी से कहा, माँ, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो आपके स्वर्गीय पति का घर है। आप वहीं पर रहती तो अच्छा रहता। मैं आपको कहाँ लेकर भटकूंगा माँ? मेरे पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। रौनक की बात सुनकर सावित्री जी की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। अभी रौनक को ख्याल आया कि क्यों ना अपने दोस्त के घर चला जाऊं, और जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा और एक किराए का घर देखकर माँ को लेकर वहाँ चला जाऊँगा। अभी माँ को लेकर कहाँ भटकूँगा, फिर देखा जाएगा। यही सोचकर रौनक अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहाँ पहुँचकर रौनक ने अपने दोस्तों को अपनी व्यवस्था सुनाई और उसने कहा, मुझे यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आ, आसरा दे दो, फिर मैं चला जाऊँगा। दोस्त भी उसकी मजबूरी समझ गया था, इसलिए उसने उन्हें अपने घर में बिठाया और कहा, कोई बात नहीं है रौनक, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। रौनक समझ गया था कि उसके दोस्त ने उसे रहने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन वो भी उसी तरह गरीब में जी रहा था, इसलिए वो उसका खर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगा। और फिर रौनक भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को वहीं छोड़कर सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल गया। पर पूरे दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई नौकरी हाथ नहीं लगी। ठीक अगले दिन भी यही हाल रहा। अब तो रौनक उलझन में आ गया और घबरा गया कि क्या करूं। उसने अपने दोस्त से 2 दिन तक का वक्त मांगा था, मगर अब उसे उसके घर आए हुए 2 दिन तो हो चुके थे, फिर नौकरी भी मिल नहीं रही थी। तीसरे दिन रौनक यह सोचकर घर से निकल गया कि आज आखिरी बार नौकरी देखने जा रहा हूँ। अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो अपनी माँ को लेकर दोस्त के घर से निकल जाऊँगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। सोचते हुए रौनक नौकरी की तलाश में फिर से निकल गया। दोपहर हो गई, मगर फिर भी उसे कहीं कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। थक हार रौनक सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र दीवार पर चिपके कागज़ पर गई, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है। तनख्वाह 6,000 है और रहने की इंतजाम फ्री। यह पढ़कर रौनक की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, रौनक, यह नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने तो एमबीए किया है, क्या अब तू एक चपरासी की नौकरी करेगा? उसका दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन तभी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। फिर बिना कुछ सोचे समझे ही वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ और उस पते पर जा पहुँचा जहाँ चपरासी की ज़रूरत थी। वहाँ पहुँचकर रौनक ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वो चपरासी की नौकरी के लिए आया है, तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि शकल सूरत से रौनक अच्छे घर का लग रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया गया। जब डॉक्टर ने रौनक की फाइल देखी तो वह भी हैरान रह गया और कहने लगा, तुम्हारे तो एमबीए किया है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो? यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना नहीं चाहते हैं। मुझे बताओ, तुम यह काम क्यों करना चाहते हो? यह सुनकर रौनक की आंखों में आंसू आ गए।
उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगह एक इंटरव्यू देखने गया मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे इस समय नौकरी की सख्त ज़रूरत है, फिर चाहे वह एक चपरासी की नौकरी क्यों ना हो। उसी मजबूरी समझकर डॉक्टर ने भी उसे चपरासी की नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में एक फ्लैट भी उसने रहने के लिए दे दिया। रौनक को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके लिए खुशी का मौका है या उसकी उदासी का। खैर जो भी हुआ था वो घर आया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है और मुझे अपने घर में रखने की जगह दी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। लेकिन अब मैं अपनी माँ को यहाँ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही रौनक के दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। पढ़ाई तुम्हारी एमबीए की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई। तो रौनक ने कहा, मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई है। यह सुनते हुए उसके दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए और वो कहने लगा, यह रौनक, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी संकोच के रह सकते हो। तो रौनक बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और इस तरह से तुम्हारा ख्याल भी रखा। तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात मारना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं माँ को लेने आया हूँ। रौनक के दोस्त ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर रौनक नहीं माना और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। सावित्री जी ने कहा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है बेटा। तो रौनक ने कहा, माँ, एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। यह सुनकर सावित्री जी खुश हो गई। अब रौनक अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था क्योंकि यह सुनकर वो टेंशन में आ जाती और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया और उस अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर जाने लगा। अब रौनक बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता और सोचता कि शायद उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, शायद मेरी किस्मत में भी यही गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी ही लिखी थी। तो वो बेकार में ही बड़ी बड़ी नौकरी करने के सपने देख रहा था। खैर, महीना पूरा होते ही डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए तुम्हें 6,000 की बजाय 10,000 दे रहा हूँ। यह सुनकर रौनक बहुत खुश हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सहारा दिया। कहकर रौनक हाथ में तनख्वाह लिए डॉक्टर के पास ऑफिस से बाहर निकल आया और रुपये गिनने लगा। गिनते गिनते उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद उसने कभी भी 101 साथ नहीं देखे थे। वो तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरस गया था। वो बस बार बार उन पैसों को गिने जा रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले वो घर में राशन लेकर जाएगा। और क्योंकि घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी, कई कई दिन वो लोग बिना खाना खाए ही सो जाते थे। अब वो अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मन ही मन सोच रहा था कि उसे क्या क्या राशन लेना है। हिसाब किताब लगाकर जैसे ही वो पैसे अपनी जेब में डालने लगा, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ रौनक के सामने जोड़कर और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो बेटा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं। मगर मैं यह कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे ही हैं। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी देख कर रौनक का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे वह 10,000 उस औरत के हाथ में रख दिए और बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके बच्चे को बचा ले। वो औरत रौनक को आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई और किसी दूसरे इंसान के सामने
हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे धुतकार कर भगा दिया। उस पल रौनक ने दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि उस औरत की मदद कर पाता। फिर उसने दिमाग में आया कि क्यों ना डॉक्टर से बात की जाए। वो दौड़कर डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर मेरी हाल महीने की तनख्वाह आप काट लेना, लेकिन उस औरत के बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या लगती है वो औरत तुम्हारी तुम्हारी रिश्तेदारी में है क्या? नहीं सर, वो मेरी कोई रिश्तेदारी में नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर डॉक्टर की आंखों भी में आंसू आ गए। उसने कहा, खुद के पास खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। सर, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद ऊपर वाला करेगा। सर, आप उस बच्चे को बचा लीजिए और हर महीने मेरी तनख्वाह में से रुपये काट लीजिएगा। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत बच्चे का इलाज किया। यह देख रौनक को बहुत खुशी मिली। वो दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने आपके बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने तो पैसे भी जमा नहीं करवाए, फिर इलाज कैसे शुरू हो गया? उस औरत ने रोते हुए कहा। तो रौनक बोला, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वो अपने बच्चे का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। इतना सुनते ही वो औरत रौनक के पैरों में गिरकर रोने लगी। भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। इस औरत की दुआ सुनकर रौनक हंसने लगा और आगे बढ़ते हुए सोचने लगा, करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो उसे 2 वक्त ढंग की रोटी खाना भी उसके नसीब में नहीं लग रहा, क्योंकि आज उसे जो तनख्वाह मिली थी वह भी उसने उस औरत को दे दी थी और अगले 5-7 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह के लिए भी उसने डॉक्टर को मना कर दिया था। यह सब सोचते हुए रौनक घर गया। सावित्री जी उसी के इंतजार में बैठी थी। उसके आते ही पूछने लगी, बेटा क्या क्या सामान लेकर आए हो? तो रौनक की नज़रें शर्म से झुक गई, मगर उसने माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, माँ आज मुझे तनख्वाह नहीं मिली, कल मिल जाएगी, तब सामान ले आऊँगा, आप परेशान ना हो। तो सावित्री जी ने उसकी तरफ देखा और सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी। यह देख उसका दिल टूट गया, मगर फिलहाल वो कर ही क्या सकता था। वो खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। तो सावित्री जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना खा लो। तो रौनक ने कहा, माँ यह झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो बातें कर ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रौनक ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। रौनक ने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो उसने एक आदमी ने कहा कि चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हुए उसने रौनक को एक चाबी और एक कागज़ हाथ में रख दिया और बोला, ये आपके लिए है, सरप्राइज है, आप घर जाकर आराम से बैठकर इस खत को पढ़ना। यह कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। रौनक भी यह देखकर हैरान था कि वह घर के अंदर आया तो सावित्री जी ने कहा, बेटा कौन था दरवाजे पर? यह तुम्हारे हाथ में क्या है? रौनक ने चिंतित स्वर में कहा, पता नहीं माँ, 2 अनजान आदमी मुझे यह पेपर देख कर चले गए और बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे खुद इस बात का नहीं पता है कि इसमें क्या लिखा है, अभी देखता हूँ। कहते हुए रौनक ने वह कागज़ खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर रौनक, मैंने आज तुम्हारे सिटी हॉस्पिटल में देखा था, तुम वहाँ एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो, मगर तुम्हें आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। जब मैंने यह कुछ देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। तुम अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुँच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है।
और वहीं तुम्हें पता चलेगा कि चाबियाँ किसकी है। खत पढ़ते ही रौनक गहरी सोच में डूब गया कि इसको इस तरह से बुलाने वाला कौन हो सकता है। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत ही आम हो चुका है। तभी सावित्री जी कहने लगी कि रौनक, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए हो। तो रौनक ने उसे सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सावित्री जी भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी अनजान जगह पर जाने की। चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल ही गई थी, लेकिन तुम्हें वो एक औरत को दे दी। यह सुनते ही रौनक को लगा कि माँ अभी डांटेगी, मगर सावित्री जी ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आज तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, जो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ इतना घटिया बिहेव किया। मगर आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। यह तो विकास और उसकी पत्नी पायल की नीयत ही खराब थी। भगवान का शुक्रिया है कि मेरा एक बेटा तो गरीब लोगों की मदद करना जानता है। अपनी माँ की बातें सुनकर रौनक भी मुस्कुराया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम पर चला गया। उसका इरादा नहीं था कि वह उस पते पर जाए, क्योंकि रौनक को डर लग रहा था कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसकी माँ का क्या होगा। वो अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो बार बार उस खत की तरफ जा रहा था। सोचने लगा कि क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। यह सोचकर वो अस्पताल की साफ सफाई कर बड़ी हिम्मत करके उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वहां एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वह अंदर जाने लगा तो एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रौनक है। अच्छा अच्छा, वो सिटी हॉस्पिटल वाले? आप तो रौनक ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो उसने कहा, जाइए सर, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनकर रौनक जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने कहा, लगता है तुम्हें मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं आप अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम अमित वर्मा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं चाहता हूँ कि यह रेस्टोरेंट तुम संभालो। यह सुनकर रौनक हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ यह कैसा मजाक कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा इस कदर लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। यह सुनकर तो रौनक हक्का बक्का रह गया और बोला, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले ही वही हुआ था जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं एक कैंसर का मरीज हूँ। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया और हम दोनों बाप बेटे को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी पुरानी गाथा सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए चाहता हूँ कि मेरा ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों की मदद करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था। तुम्हें उस औरत की कैसे मदद की थी? मैंने डॉक्टर से तुम्हारे बारे में पता किया तो तुम्हें तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। खुद भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करना जानते हो। इसलिए मैं अपना यह रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी उसमें एक छोटी सी विनती है कि तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उससे भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वो बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी ज़िंदगी नरक बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ कर देंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ बेटा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। उस आदमी की बातें सुनकर रौनक हैरान रह गया। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि
उसका छोटा सा पुण्य उसके लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आएगा। उसने सोचा इसलिए हमें गरीब लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान किसी रूप में आकर हमारी मदद कर दे। उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी और भगवान ने उसे एक बार में ही सब कुछ दे दिया। ये देख रौनक की आंखें नम हो आई। तभी सामने बैठे अमित वर्मा ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? वो कुछ नहीं अंकल जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। रौनक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और भगवान का धन्यवाद किया। उसे आज पता चल गया कि यह सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान की खुश होते हैं। वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। यह सुनकर सावित्री जी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें एक साथ दो दो खुशी मिल गई थी, बेटे की नौकरी की भी और शादी भी। कुछ दिनों बाद अमित मरवा ने रौनक की शादी अपनी बेटी खुशी के साथ करवा दी और अपना फ्लैट भी रौनक के नाम कर दिया। तब रौनक अपनी माँ को लेकर उनके साथ ही आ गया और चारों ओर एक साथ एक ही घर में रहने लगे। रौनक अपनी माँ और अमित वर्मा दोनों का ही खूब ख्याल रखता। वहीं खुशी को भी सावित्री जी में अपनी माँ दिखाई देती। उन दोनों के लिए भी मानो उनका परिवार पूरा हो गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे रौनक उस रेस्टोरेंट को अच्छे से संभालने लगा। अमित वर्मा की तबीयत अब और ख़राब रहने लगी थी। उन्हें लगा कि रौनक अब पूरा कारोबार संभालने के काबिल हो चुका है, इसलिए उन्होंने रौनक को कंपनी का मालिक बना दिया। और एक ही दिन रौनक को सभी होटल के मैनेजमेंट और स्टाफ से मिलवाने के लिए एक मीटिंग बुलाई और उसके सामने रौनक को मालिक की कुर्सी सौंप दी। जब वो बॉस की सीट पर बैठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में उसका भाई विकास भी खड़ा था। विकास भी रौनक को बॉस की सीट पर बैठ देखकर हैरान रह गया। कुछ देर बाद रौनक अपने ऑफिस में गया तो उसका भाई भी उसे पीछे पीछे आ गया और बोला, रौनक यह सब कैसे हुआ? तो रौनक ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे रौनक कहने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर विकास का मुंह लटक गया और वो कहने लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हमेशा रहूँगा, इसलिए अब पुरानी बातों को भुला दो। हम दोनों भाई मिलकर एक साथ काम करेंगे और खूब तरक्की करेंगे। यह सुनकर रौनक ने गुस्से में कहा, आज मुझे बॉस की सीट पर देखकर तरक्की की बात कर रहे हो? भूल गए जब मेरे पास काम नहीं था तो कैसे तुम लोगों ने माँ को एक रोटी के लिए धक्का दे दिया था और कैसे मुझे और माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिए थे। ये तो समय समय की बात है। उस दिन तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है, पर मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से नहीं निकालूंगा। आप खुशी खुशी अपने पद पर काम कीजिए और तरक्की कीजिए, लेकिन मेरा साथ आपको कभी नहीं मिलेगा कि बराबर के साथ के हकदार होंगे आप। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।